अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हाइब्रिड वॉर एंड फिफ्थ जनरेशन वॉर को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आजकल जो ये कॉन्सेप्ट है हाइब्रिड वॉर एंड फिफ्थ जनरेशन वॉर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। पहले वक्तों में क्या होता था कि कन्वेंशनल वॉर्स होती थी, यानी कि ट्रेडिशनल वॉर्स होती थी, जहां पे दो मिलिट्रीज आमने सामने आती थी, दो ट्रूप्स जो हैं वो एक दूसरे को कन्फ्रंट करते थे वेपन्स के थ्रू या मल्टीपल डिफरेंट टूल्स वो लोग यूज करते थे। लेकिन जब न्यूक्लियर वर्ल्ड बन गई और मल्टीपल कंट्रीज जो हैं वो न्यूक्लियर पावर बन गए, तो उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, दैट इज ऑफ हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर जो है ना, आप इसमें किसी को डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी किस्म की कोई ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन नहीं होती और पता भी नहीं होता कि आपके खिलाफ वॉर लड़ी जा रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हाइब्रिड वॉर और फिफ्थ जनरेशन वॉर। मैं अगर आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊं हाइब्रिड वॉर की, तो दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल टूल्स। यानी कि कुछ कन्वेंशनल टूल्स यूज की जाती हैं जो कि पहले वक्तों में भी यूज हो रही थी, और कुछ नॉन कन्वेंशनल टूल्स यूज की जाती हैं, यानी कि कुछ इनडायरेक्ट टूल्स यूज की जाती हैं उस वॉर को इम्पोज करने में किसी दूसरे मुल्क के ऊपर। अगर हम हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करें तो ये एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी होती है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये फ्रैंक हॉफमैन ने दिया था, ये भी एक टाइप का मिलिट्री कॉन्सेप्ट ही है कि भाई आप किसी दूसरे मुल्क को डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किए बिना खत्म कर दो। तो इसमें बेसिकली हम मल्टीपल चीजों का कॉम्बिनेशन देखते हैं, जिसमें हमारे पास पॉलिटिकल वॉरफेयर है, रेगुलर वॉरफेयर है, इरेगुलर वॉरफेयर है, कन्वेंशनल वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर है, हिडन वॉरफेयर है, ग्रे जोन वॉरफेयर है। अगर मैं आपको ये सारे एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली हाइब्रिड वॉरफेयर में, जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट जंगें नहीं होती, इनडायरेक्ट वे में दूसरी स्टेट को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वॉरफेयर हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले पॉलिटिकल वॉरफेयर था, यानी कि आप किसी दूसरे मुल्क की पॉलिटिक्स को खराब कर दो। ऑब्वियसली जब वहां की पॉलिटिक्स को आप खराब करोगे तो वो मुल्क ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। फिर हमारे पास रेगुलर वॉरफेयर होता है, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर पैसेज ऑफ टाइम के अंदर किसी दूसरे मुल्क को नुकसान पहुंचाते हो इनडायरेक्ट वे में। इरेगुलर वॉरफेयर होता है जहाँ पे आपने 2020 में नुकसान पहुंचाया, फिर आपने छोड़ दिया, फिर आपने 2023 में नुकसान पहुंचाया, फिर छोड़ दिया, फिर आप करंटली 2025 में कोई और एक्शन लेते हो। तो बेसिकली एक मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर आप अगर किसी मुल्क के खिलाफ हाइब्रिड वॉर कर रहे हो, यानी कि डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट वे में अगर किसी मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो हम इसको इरेगुलर वॉरफेयर बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास कन्वेंशनल वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है कि भाई जो ओल्ड और ट्रेडिशनल वेज थे उनको यूज करके आप किसी दूसरे मुल्क के ऊपर वॉर इंपोज कर दो। देन हमारे पास साइबर वॉरफेयर है, यानी कि सोशल मीडिया को यूज करके या डिफरेंट जो हमारे पास प्रेस मीडिया है इसको यूज करके आप साइबर वॉरफेयर क्रिएट करो, यानी कि किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कोई सोशल मीडिया के ऊपर आप प्रोपोगेंडा कर सकते हो, कोई डिप्लोमेटिकली आप किसी की इमेज खराब कर सकते हो। देन हमारे पास हिडन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था इंट्रोडक्शन में कि भाई जो हाइब्रिड वॉर है ना, इसका मतलब होता है कि जिसके खिलाफ ये लड़ी जा रही है उसको पता ही नहीं है कि हमारे खिलाफ एक जंग लड़ी जा रही है। तो ये एक हिडन वॉरफेयर होती है, यानी कि एक छुप के सीक्रेट वे में आप अगले मुल्क को नुकसान पहुंचा देते हो। देन हमारे पास ग्रे जोन वॉरफेयर है। अच्छा, ये जो ग्रे जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें कि एक होता है व्हाइट, एक होता है ब्लैक, लेकिन व्हाइट और ब्लैक को अगर हम मिलाते हैं तो एक ग्रे कलर प्रोड्यूस होता है। जो ब्लैक है वो होता है कंप्लीट वॉर, और व्हाइट जो है वो होता है कंप्लीट पीस। तो बेसिकली ये जो ग्रे जोन का कॉन्सेप्ट है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी कि पीसफुल वे में आप वॉर कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड वॉर, यानी कि ग्रे जोन वॉरफेयर। अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो जिससे आपको मजीद क्लैरिटी मिलेगी कि बेसिकली हाइब्रिड वॉर है क्या, तो हमारे पास इसके कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फेक न्यूज, कि यार आप किसी मुल्क के खिलाफ कोई एक नेगेटिव न्यूज क्रिएट कर दो और सोशल मीडिया के थ्रू उस न्यूज को आप प्रोपागेट करवाओ। तो ऐसे में वो जो न्यूज है वो लोग उसको रियलिटी समझेंगे और मतलब फौरन से उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन या रिएक्शन आ जाएगा। देन हमारे पास प्रोपोगेंडा हो सकता है, आप किसी मुल्क के खिलाफ कोई प्रोपोगेंडा कर सकते हो। अब प्रोपोगेंडा जो है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप किसी के खिलाफ कोई बात कर रहे हो तो उसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन कोई ना कोई इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। अब जैसे जो इंडिया है, ये सिर्फ एक क्लेम है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट स्टेट बार बार प्रोपेगेंडा करता है, डिक्लेयर करता है। यानी कि जो इंडिया है वो बार बार कहता है कि जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, वो एक टेररिज्म फेवरेट कंट्री है। तो बेसिकली इस तरह के प्रोपेगेंडा इंडिया करता रहता है, बट ये क्लेम्स हैं, ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ ये क्लेम्स हैं। देन हमारे पास डिप्लोमेसी का एक कॉन्सेप्ट है कि डिप्लोमेटिकली आप किसी को वीक कर देते हो। इसके अलावा हमारे पास फॉरेन इन्वेजन्स होती हैं, फॉरेन इलेक्टोरल इंटरवेंशंस होती हैं, यानी कि कोई दूसरा मुल्क आपके मुल्क में इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि एक क्लेम ये भी है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट होती है, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज मतलब अपना सेटअप लगाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं यूएस की इन्वॉल्वमेंट होती है। देन हमारे पास लॉ फेयर का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली लॉ फेयर क्या होता है कि एक बहुत ट्रेंडिंग न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी कि रात के 12 बजे भी अदालतें खुल गई। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ फेयर, कि भाई कोई भी चीज रूटीन से हट के होना, तो इसके खिलाफ भी बहुत सारी स्पेकुलेशंस होती हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके लिए हुआ, कब
हुआ, तो इसके खिलाफ आप बड़ी डिप्लोमेटिकली एक प्रोपेगेंडा की एक न्यूज़ फैला सकते हो। फिर हमारे पास आती हैं टूल्स की, बेसिकली हाइब्रिड वॉर और 5th जनरेशन वॉर जो है, इसमें क्या टूल्स यूज़ होते हैं, किस तरीके से ये लड़ी जाती हैं, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास रेगुलर मिलिट्री फोर्सेस होती हैं। हमारी जो आर्मी होती है वो डायरेक्ट वॉर इम्पोज़ नहीं करती, बट इनडायरेक्ट वे में जो हमारी मिलिट्री होती है वही ये वॉर लड़ रहे होते हैं। देन कुछ स्पेशल फोर्सेस होती हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट आईटी एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, जो हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं, जो इस तरह के वॉरफेयर्स में मतलब स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। देन साइबर अटैक्स हमारे पास आते हैं, यानी कि आप किसी की वेबसाइट हैक कर लो, किसी के बैंक अकाउंट हैक कर लो। जैसे हमने सुना था कि भाई हमारे पाकिस्तान का काफी सारा डाटा एक दफा चोरी भी हो गया था। तो इस तरह से आप ऑनलाइन अटैक्स करते हो जिसपे आप एक दूसरे का डाटा हैक कर लेते हो और फिर उस इन्फॉर्मेशन को मिस यूज किया जा सकता है। देन हमारे पास इकोनॉमिक वॉरफेयर होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और करेंटली ये चीज हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला भी है कि आप किसी मुल्क को इतना डेट दे दो, इतना मतलब उनके ऊपर कर्ज चढ़ा दो कि वो इकोनॉमिकली डाउन हो जाए, तो आप किसी को इकोनॉमिकली कैप्चर कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है ना वो एक इकोनॉमिक वॉरफेयर डिक्लेयर हो जाता है। देन हमारे पास जो होता है ना सपोर्ट ऑफ द लोकल अनरेस्ट। अब हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो उस मुल्क में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे एक खालिस्तानी ग्रुप है, तमिलनाडु के अंदर एक ग्रुप है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास बलोच इंसर्जेंट्स हैं, या फिर केपीके के अंदर हमारे पास जो एक पश्तूनिस्तान के लिए मूवमेंट चल रही है। तो हर मुल्क के अंदर इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो कि सोशल अनरेस्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन जो दूसरा मुल्क होता है वो उन लोगों को सपोर्ट करता है, यानी कि सपोज हमारे मुल्क के अंदर टीटीपी है, बीएलए है, यानी कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो इन लोगों को सपोर्ट कौन करते हैं? दूसरे फॉरेन कंट्रीज, वो इनको सपोर्ट करते हैं ताकि इंटरनल वे में ही ये मुल्क को नुकसान पहुंचा के कमजोर कर सके। तो ये क्लेम्स हैं डिफरेंट, ठीक है। देन हमारे पास और रीजंस आती हैं कि भाई ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ना, ये बहुत ईजी होती है। देखो, आपको कोई वेपन्स नहीं लाने, कोई टैंक सामने सामने नहीं लाने, कोई मिसाइल नहीं चलाना, आपने बस ऑनलाइन बैठ के सब कुछ करना है। तो ये बड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल एंड द ट्रेडिशनल वॉर्स, ठीक है। और ये बहुत चीप होता है। अब जाहिर सी बात है, आप न्यूक्लियर वेपन यूज कर रहे हो, आप आर्मी को आमने सामने ला रहे हो, तो ये बड़ा महंगा पड़ता है, आपकी ट्रांसपोर्ट बड़ी महंगी पड़ती है, आपको फ्यूल बहुत लेना पड़ता है। तो ये बड़ा चीप होता है कि हाइब्रिड वॉर्स के अंदर बड़ा आसानी से आप सिर्फ इंटरनेट को यूज करके अगले मुल्क को वीक कर देते हो। देन हमारे पास ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। अक्सर जंगें जो होती है ना वो कुछ सालों में खत्म हो जाती है, मैक्सिमम कुछ सेंचुरीज चल जाएंगी। लेकिन ये जो हाइब्रिड वॉर है ये तो एक अनलिमिटेड टाइम स्पैन पे होती है। आपने जब तक करनी है आप लड़ो, जब तक कि आपका मिशन पूरा नहीं हो जाता। देन ये मॉडर्न है। हाइब्रिड वॉर का जो कॉन्सेप्ट है ये 21st सेंचुरी के अंदर मोस्ट फेमस हुआ, या फिर लेट 20th सेंचुरी के अंदर कोल्ड वॉर के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट बड़ा फेमस हुआ। बट अब अगर हम बात करें तो जो हाइब्रिड वॉर है, 5th जनरेशन वॉर है, ये पीक पर चल रही है, और मल्टीपल स्टेट्स जो है वो इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रही हैं अपनी राइवल स्टेट को गिराने के लिए। और ये इनडायरेक्ट होती है, जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होती मिलिट्री ट्रूप्स की, यानी कि दो मिलिट्री ग्रुप्स जो हैं वो आमने सामने नहीं आते, इनडायरेक्ट वे में वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। मेंटल वॉर है, यानी दिमागी गेम है, यानी कि एक दूसरे के माइंड्स आपस में लड़ रहे होते हैं। वो कोई अपना दिमाग इस्तेमाल करके कोई टूल इंपोज कर देता है अगले बंदे पे, वो कोई और प्रोपेगेंडा कर लेता है। डिप्लोमेटिकली सारी सारी गेम चलती है। देन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और है, दैट इज अबाउट द ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। देखो, जब कन्वेंशनल वॉर होती है, जब डायरेक्ट वॉर होती है, तो बॉम्ब अगर किसी मुल्क पे फेंका गया, कोई मिसाइल चलाया गया, तो कोई मासूम लोगों की जानें जाएंगी, जिसमें फिर हमारे पास यूनाइटेड नेशन जैसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बीच में आती है। लेकिन ये जो हाइब्रिड वॉर है ना, इसमें किसी किस्म का कोई फिजिकल वायलेंस नहीं हो रहा। जब कोई फिजिकल वायलेंस नहीं हो रहा तो जाहिर है ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन नहीं हो रही, तो ये बड़ा पीसफुल वॉर होती है। देन हमारे पास है दैट नो इंटरनल प्रेशर। जब भी कोई वॉर इंपोज कर दी जाती है ना किसी दूसरे मुल्क के ऊपर, तो जो आपकी अपनी पब्लिक होती है ना वो एक टाइम के बाद तंग आ जाती है कि भाई जाहिर सी बात है, आपका एक इकोनॉमिक कट डाउन हो जाता है, आपका सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है, आपका पॉलिटिकल ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इन सारी चीजों को देख के जो आपकी पब्लिक है ना, जो आपके लोकल्स हैं, वो तंग आ जाते हैं कि आखिर ये वॉर कब खत्म होगी। तो इसी वजह से, जैसे कि भाई जो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो जो कॉलोनियलिज्म का टाइम था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक करके या ऑक्युपाई करके बैठे थे इस रीजन को, तो जो उनकी अपनी पब्लिक थी ना वो भी तंग आ गई थी कि भाई हमें क्या लेना देना है, अब छोड़ दो। तो इस केस के अंदर जो आपको अपना एक इंटरनल प्रेशर होता है ना, वो आपको बड़ा डिस्टर्ब कर सकता है कन्वेंशनल वॉर के अंदर। लेकिन जो हाइब्रिड वॉर होती है, इसमें आपकी पब्लिक को पता ही नहीं होता कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी मिलिट्री क्या कर रही है। तो कोई इंटरनल प्रेशर नहीं होता, कोई इंटरनल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती आपकी। देन जो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज अबाउट द न्यूक्लियर डिफरेंस पॉलिसी। एक पॉलिसी साइन हुई थी, दैट इज एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें कहा गया था कि भाई कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा, यानी मिसाइल नहीं चलाए जाएंगे। एक टाइप की ना न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल करने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई थी। तो इसका भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट निकलता है कि हाइब्रिड वॉर के अंदर कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं आती, यानी कि किसी किस्म के ना कोई न्यूक्लियर अटैक्स नहीं होते एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं टारगेट, कि बेसिकली आखिर ये हाइब्रिड वॉर का जो इतना ग्रेट ग्रैंड कॉन्सेप्ट है, इसके टारगेट्स क्या हैं। तो दैट इज हमारे पास पॉलिटिकल टारगेट होते हैं। आप किसी मुल्क की पॉलिटिक्स को टारगेट कर सकते हो अगर तो वो आपके फेवर में नहीं आ रही। जैसे कि हमने देखा कि इमरान खान की पॉलिटिक्स को खत्म किया गया, उसकी पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल एक तोड़ दिया गया, दैट वाज टॉर्न आउट, और बहुत ज्यादा क्राइसिस फेस करने पड़े उनके उस टीम को।
तो वो एक टाइप का एक हाइब्रिड पॉलिटिकल वॉरफेयर उनके खिलाफ। देन हमारे पास इकोनॉमिक टारगेट होता है, आप किसी मुल्क की इकोनॉमी को खराब कर दो। जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो इस टाइम बहुत बुरे हालात में है, यानी कि दैट इज अबाउट टू बी डिफॉल्टर। मतलब पाकिस्तान इतने बुरे हालात में कि आईएमएफ से कर्जे ले रहा है और बहुत डिपेंडेंट हो गए हम। तो ये एक टाइप का हमारे पास इकोनॉमिक वॉरफेयर होता है। देन हमारे पास कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, जैसे कि हमारी अपनी जो एक पब्लिक है, सिविलियंस है पाकिस्तान के, वो अपनी मिलिट्री को लेके अच्छा नहीं सोच रहे। तो इसमें कहीं ना कहीं एक हाइब्रिड वॉर सिविलियन के ऊपर इम्पोज कर दी गई है कि वो अपनी मिलिट्री के अगेंस्ट हो गए हैं। इसके अलावा डिफरेंट और सिक्योरिटी इशूज होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि कुछ लोकल ग्रुप्स होते हैं जो अनरेस्ट काज कर रहे होते हैं, तो फिर उनको सपोर्ट देना। देन और सोशियो कल्चरल रीजंस होती हैं, कुछ रिलीजियस रीजंस होती हैं कि भाई दो ग्रुप्स को आपस में लड़ा दो सेक्ट के नाम पे, कि भाई जैसे हमारे मुल्क में शिया एंड सुन्नी फसाद बहुत पीक पे गया है, जिससे जो थर्ड पार्टी होगी वो फायदा उठा लेगी उस एक आपस की कंफ्लिक्ट का उन दो ग्रुप्स के। अब ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉर है पाकिस्तान के अंदर, तो मैं इसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा एक ब्रीफली कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि हमारे पाकिस्तान के मल्टीपल एनिमीज हैं। एनिमीज, हम ये नहीं कहते कि एनिमी का मतलब कोई डायरेक्ट जंग लड़ रहे हैं, नहीं। एनिमीज का मतलब होता है कि जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, आपको प्रॉस्परस नहीं देखना चाहते। उसकी जो रीजंस हैं वो क्लेम है, यानी प्रूवन रीजन नहीं है, जस्ट क्लेम्स हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का एनिमी है फ्रॉम द टाइम ऑफ द पार्टीशन। ऑब्वियसली जब आप एक मुल्क से अलग होते हो तो आपकी एक जो एक वो एनिमी वाला फैक्टर है वो रह जाता है। तो इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉस्परस हो, वो तरक्की करे, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली वो खुद को फ्लरिश करे। तो ऐसे हालात के अंदर जो इंडिया है ना, वो हाइब्रिड वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता रहता है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप्स हैं, बीएलए, एनटीटीपी, इनको सपोर्ट किया गया है इंडिया की तरफ से। देन हमारे पास एक इसराइल का कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है कि भाई जो पाकिस्तान है वो एक सॉवरेन स्टेट है, हमारी जो टेरिटरी है, जो एक सोवरेनिटी है, उसको कोई मुल्क हर्ट नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं जो इसराइल है हम उसको नहीं एक्सेप्ट करते कि भाई जो पाकिस्तानी है वो नहीं मानते इसराइल को एक मुल्क, वो फलस्तीन को मानते हैं। उसकी रीजन ये है कि भाई हम एक सॉवरेन स्टेट है और अगली स्टेट को भी हम चाहते हैं कि हम उसी को एक्सेप्ट करें जो सॉवरेन हो, और क्योंकि वहां पे एक वो जियोग्राफिकल क्लैश चल रहा था जिसकी वजह से हम उसकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। देन हमारे पास यूएस का इशू है। वैसे तो जो चाइना है, रशिया है, यूएस है, पाकिस्तान के इनके साथ बड़े अच्छे बॉन्ड रहे हैं, बहुत इकोनॉमिकली पॉलिटिकली बड़े गुड टाइज एस्टेब्लिश किए हैं हमेशा पाकिस्तान ने इन स्टेट्स के साथ। लेकिन जो यूएस है ना, उसने पाकिस्तान को कहीं ना किसी पॉइंट पे मिसयूज किया है, क्योंकि जियोग्राफिकली की ऐसी लोकेशन है पाकिस्तान की कि बड़ा फायदा पहुंचा सकता है ये बहुत सारे मुल्कों को। तो जिसकी वजह से यूएस के अपने कुछ एक पर्सनल गेन्स हैं पाकिस्तान को लेके, तो कहीं ना कहीं वो हाइब्रिड वॉर इंपोज करता है कि पाकिस्तान अगर ज्यादा फ्लरिश कर जाएगा इकोनॉमिकली पॉलिटिकली तो कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू एवर हैव टू कीप इनटू योर माइंड। देन हमारे पास कुछ इकोनॉमिक अटैक्स आते हैं, जिसमें हमारे पास फैटफ है, एफएटीएफ जिसको हम बोलते हैं, आईएमएफ का कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कि ये आप किसी मुल्क को इतना कर्ज दे दो कि वो दब जाए, ठीक है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। देन हमारे पास सिक्योरिटी अटैक्स आते हैं, जिसमें हमारे पास मिलिट्री की ओवर इंटेलिजेंस है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटेरियनिज्म का रिजीम चल रहा है, यानी कि हम कहते हैं कि भाई एक बहुत ज्यादा मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा अफगान इशू है या डिफरेंट बलोच और पश्तून इंसर्जेंट्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास पॉलिटिकल अटैक्स होते हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसकी बहुत इन्वॉल्वमेंट है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। देन हमारे पास रिलीजियस अटैक्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सेक्टेरियनिज्म होता है जहाँ पे शिया सुन्नी फसाद चलते हैं, और भी मल्टीपल सेक्ट के इशू चल रहे हैं, माइनॉरिटीज के साथ बुरा सलूक हो रहा है। तो ये मल्टीपल इशूज हैं हमारे पाकिस्तान के। देन हमारे पास एक इंटरनेशनल इमेज जो है हमारी वो बड़ी अफेक्ट हो गई है, पाकिस्तान को बड़ा आइसोलेशन फेस करनी पड़ी है, बहुत सारे मुल्कों ने पाकिस्तान के साथ बड़ा बुरा बुरा सलूक किया। देन हमारे पास दैट हाउ टू प्रिवेंट द हाइब्रिड वॉर, कि भाई किस तरीके से हम खुद को हाइब्रिड वॉर से बचा सकते हैं, या किस तरीके से हम हाइब्रिड वॉर लड़ सकते हैं। अब अगर आपके खिलाफ इम्पोज कर दी गई है हाइब्रिड वॉर, अंदाजा सबको हो जाता है, तो फिर आप उसको किस तरीके से टैकल करें। तो सबसे पहले कि साइबर सिक्योरिटी, कि आपके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ना, आप उनको साइबर वे में बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, यानी कि अपने डाटा को इतना लॉक करो, ऐसे पासवर्ड्स वगैरह सेट करके कि भी अगला बंदा उसको हैक ना कर सके, चाहे वो जितना बड़ा आईटी एक्सपर्ट क्यों नहीं है। देन हमारे पास काउंटर प्रोपेगेंडा है, कि भाई अगर आपके मुल्क के खिलाफ किसी ने कोई प्रोपेगेंडा किया है तो आप उसके खिलाफ काउंटर प्रोपेगेंडा कर लो। लेट्स सपोज, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, इट इज कम्प्लीटली अ क्लेम कि भाई इंडिया जो है वो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट कहता है, आप कह दो कि भाई इंडिया के अपने लोगों में भी ऐसा है। तो मतलब इस टाइप का एक काउंटर प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, ठीक है। ये एक टाइप की टूल होती है कि जिससे आप हाइब्रिड वॉर लड़ सकते हो। देन हमारे पास नेशनल यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई जो आपकी अवाम है, जो आपकी पब्लिक है, और आपकी जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो आपकी इंस्टीट्यूशंस है जिसमें मिलिट्री है, जुडिशरी है, और भी मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वो एक यूनिटी होनी चाहिए सबके दरमियान, ताकि एक दूसरे के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत ना आ जाए जिससे सोशल अनरेस्ट काज हो। देन हमारे पास है कि एजुकेट द पब्लिक, कि भाई पब्लिक को बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो हमारी एक पब्लिक है उसको इतनी अवेयरनेस हो, वो सही और गलत में फर्क कर सके, दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो पब्लिक शुड मेक द डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट, कि अगर उनके ऊपर वॉर इंपोज कर दी गई है तो वो सडन रिएक्शन देके कुछ नुकसान ना पहुंचा दे अपने ही सोसाइटी को। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का, कि भाई जो हमारी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है उनका ख्याल रखा जाए, जो पब्लिक चाहती है उसकी मर्जी मानी जाए,
क्योंकि अगर आप किसी को फोर्सफुली कंट्रोल करोगे ना, तो हाइब्रिड वॉर के अंदर जब कोई प्रोपेगेंडा आएगा तो वो बड़ी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर वो अपनी ही मर्ज़ी से चल रहे होंगे तो वो अगली चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इतनी आसानी से, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं एक टाइमलाइन की फॉर्म में बताऊँ या फिर एक ग्राफिकली बताऊँ, तो सबसे पहले प्रोपेगेंडा किया जाता है। कोई भी बात फैला दी जाती है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी स्टेट के कोई भी इश्यू के बारे में, देन सोशल मीडिया मैनिपुलेशन की जाती है, यानी सोशल मीडिया के थ्रू उस बात के ऊपर लोग कुछ कमेंट्स करते हैं। वो लोग बेसिकली साइबर वॉर लड़ने वाले ही होते हैं। वो उस बात को बढ़ा-चढ़ा के कुछ बात होती है उसको बना कुछ देते हैं। देन साइबर अटैक्स किए जाते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स को हैक कर लिया जाता है। उसके बाद प्रॉक्सी वॉर होती है, और कहीं न कहीं ये जो हाइब्रिड वॉर है ना, कई सालों के बाद जाके या कई सेंचुरीज़ के बाद जाके किसी न किसी पॉइंट पे ये कन्वेंशनल वॉर में चेंज हो जाती है, जहाँ पे 2 मुल्क आमने-सामने आ ही जाते हैं। और अगर नहीं भी आते तो कोई दूसरा मुल्क खत्म हो जाता है जिसके खिलाफ हाइब्रिड वॉर लड़ी जा रही होती है। तो मतलब जो गोल होता है ना वो अचीव हो जाता है। तो ये बेसिकली एक एस्केलेशन की प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको बताई। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ, तो दिस इज़ अ वॉर बिफोर वॉर, यानी कि जो हाइब्रिड वॉर है ये एक वॉर है दैट इज़ बिफोर द वॉर। और वो कौन-सी वॉर है? कन्वेंशनल वॉर, यानी कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ऑफ द मिलिट्री ट्रूप्स से पहले जो वॉर लड़ी जाती है दैट इज़ द हाइब्रिड वॉर और द 5th जनरेशन वॉर। अब ये जो 5th जनरेशन वॉर है इसको क्यों कहते हैं कि बेसिकली इससे पहले हमारे पास जो है वो तीर से लड़ते थे लोग, तलवारों से लड़ते थे। फिर गन्स आ गई, फिर हमारे पास टैंक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आया, हेलीकॉप्टर्स के कॉन्सेप्ट आए, अब न्यूक्लियर आ गए। तो ये जो इस टाइम पे चल रहा है दैट इज़ साइबर वॉर, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड वॉर का कॉन्सेप्ट है, कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट है, 5th जनरेशन वॉर का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे कहीं न कहीं सिनोनिम्स हैं, इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं कि भई जहाँ पे ना हाइब्रिड वॉर के अंदर मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वेज़ को मिला के एक वॉर इम्पोज़ कर दी जाती है, और ये बहुत नुकसान पहुँचाती है जिस स्टेट के खिलाफ ये इम्पोज़ कर दी जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, हाइब्रिड वॉर और 5th जनरेशन वॉर का। एंड ऑल द स्टूडेंट्स जो किसी भी फील्ड से हैं बट उनको हाइब्रिड वॉर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसकी रीज़न सिर्फ़ इतनी है कि अगर आपकी स्टेट के खिलाफ कोई इस तरह की वॉर इम्पोज़ कर दी गई है, अगर आपकी कंट्री के खिलाफ कोई इस किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है, कोई डिप्लोमैटिकली आपकी कंट्री को वीक करना चाह रहा है, तो आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को टैकल कर सको और इवन आप इसको आगे स्प्रेड करो कि भई नहीं, चीज़ों को बगैर वेरीफ़ाई किए, बगैर कन्फर्म किए हमें इतनी जल्दी उन पे यकीन नहीं करना चाहिए। सो दिस वाज़ द कांसेप्ट ऑफ द हाइब्रिड वॉर एंड द 5th जनरेशन वॉर, एज़ वेल एज़ आई हैव मेड मायसेल्फ कंप्लीटली श्योर कि मैं आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझा सकूँ। दैट वाज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।